लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे और ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, हौसले कहते हैं कि देखा जाएगा। आइए, आज 2 मार्च है। 2 मार्च 2023 को करंट अफेयर्स के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखेंगे हमारी इस क्लास में। और क्या ज़बरदस्त ये क्लास है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि इस क्लास से हमें बहुत सारे प्रश्नों की उत्तर पता चल जाते हैं, बहुत प्रश्नों की व्याख्या पता चल जाती है और हमारी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक होती है ये क्लास। तो हम समय को बर्बाद न करते हुए आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों, बात यह है कि प्रेस सूचना ब्यूरो जो है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PIB। प्रेस सूचना ब्यूरो का शॉर्ट फॉर्म होता है PIB। ये एक अथेंटिक सरकारी संस्था होती है। गवर्नमेंट की सारी जानकारी आपको बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ से मिल जाएगी। और मैं बात करता हूँ नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं, तो इनका नाम है राजेश मेहरोत्रा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजेश मेहरोत्रा किसका स्थान लेंगे, तो ये सत्येंद्र प्रकाश का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे, सत्येंद्र प्रकाश का स्थान लेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि सूचना प्रसारण मंत्री कौन है, तो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। याद रखेंगे आप, भूलना नहीं। ठीक है दोस्तों, हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता कौन है। देखिए, प्रश्नों की महत्वाकांक्षा इतनी अधिक है कि अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि रेलवे ग्रुप डी से लगाकर ग्रुप ए की परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। करंट अफेयर्स हर परीक्षा में पूछा जाता है। किसी परीक्षा में 5 से 7 प्रश्न आते हैं और अब तो मैक्सिमम परीक्षाओं में 10 से 12, 15 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप साथ में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो भी हमारे विद्यार्थी डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, कल क्लास नहीं आ पाई थी, तकनीकी खराबी हो गई थी। आज कल के भी कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आज के तो हैं ही, छूटने नहीं देंगे कोई प्रश्न, इसकी आप बिल्कुल चिंता मत करिए। 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता कौन है, तो इनका नाम है जियो जॉर्जिया मेलानी। जियो जॉर्जिया मेलानी, जियो से याद रखेंगे इनका नाम। अच्छा, ये है कौन, तो ये दोस्तों इटली की प्रधानमंत्री है। इटली की प्रधानमंत्री। आप कहेंगे फिर इन्हीं को क्यों मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता बनाया गया। उसके पीछे हर एक चीज के पीछे कोई न कोई लॉजिकल रीजन होता है। तो हम आपको बता रहे हैं, भारत और इटली के राजनयिक संबंध, भारत और इटली के राजनयिक संबंधों को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। और इटली के राजनयिक संबंधों को 75 वर्ष पूरे हो गए। इस वजह से इन्हें 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता बनाया गया है। ये 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। और दूसरी बात यह है कि ये लगातार 2016 से आयोजित किया जाता है। 2016 से आयोजित किया जा रहा है। पूरी बात हमने आपको बताई है, आप नोट कर लीजिए। ये दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है।
दूसरे नंबर प्रश्न का ये बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत अच्छा आंसर है। आप याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आता है। नेशनल करंट अफेयर्स के साथ साथ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी पढ़ेंगे। बिना इसके पढ़ाई के कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाना थोड़ा सा कठिन है। ये हमारे एग्ज़ाम को सरल बना देता है करंट अफेयर्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता जियोर्जिया मेलानी इटली की प्रधानमंत्री जी को बनाया गया है। भारत और इटली के राजनयिक संबंधों को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2 मार्च से 4 मार्च तक नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा और इसका आयोजन 2016 से लगातार हो रहा है। देखिए, बैकग्राउंड आवाज़ पर ध्यान नहीं दीजिए। अब ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। मैं भी मानता हूँ इस बात को कि आप लोग पढ़ रहे हैं, पीछे से हार्न की आवाज़ आ रही है, जबकि अदर क्लासेस आप देखते होंगे तो बहुत ही शांत अवस्था में चलती हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप तक इन क्वेश्चनों का आंसर पहुंचाना है। कैसे भी करके आप पढ़ लीजिए। आप एक बार सफल हो जाइए, उसके बाद ना ये हारन ना ये फालतू की आवाज़ आपको सुनाई देगी। बस आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी ही आवाज़ सुनाई देगी, अपनी ही सफलता की कहानी आप लोगों को सुनाएंगे और फिर लोग आपसे पूछने आएंगे कि भैया आप कैसे तैयारी किए थे और आप कहाँ से पढ़े। तो बस मेरा तो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाना है काम, बस। ठीक है दोस्तों, हम वो इंसान हैं जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उन्हीं संसाधनों में आपको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। किस राज्य में 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज हुई है? ये हुई है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में 1300 साल पुराने बौद्ध मठ स्तूप की खोज की है। और इसे खोज किसने किया है? इसे खोजा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने। और इसकी ऊंचाई अगर बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 4.5 मीटर। अगर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। याद रखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बारे में ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद हम चलते हैं अपने 4 नंबर प्रश्न पर। देखिए, इस क्लास का मुख्य उद्देश्य ये है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी देना। बहुत ही कम समय में इधर उधर कोई फालतू बातें न करके हम बहुत संक्षेप में और बहुत ही अच्छे से आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक किसके द्वारा की गई है? हम समझते हैं किसके द्वारा की गई है का मतलब है किस देश के द्वारा की गई है। ये प्रश्न भी आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो लिख नहीं पाए तो आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। और कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। हारा वही है जो मन से लड़ा नहीं है। आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, बहुत ही मजा आएगा। I2U2 क्या है? देखिए, ये I का मतलब है, सबसे पहले आप समझिए इंडिया, और दूसरा I का मतलब है इजराइल, और U2 का मतलब है, U का भी मतलब 2 बार है। एक है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक U का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात।
इन 4 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसे हम I2U2 कहते हैं। इसकी स्थापना की बात अगर हम करें तो इसकी स्थापना अक्टूबर 2021 में हुई थी। इसकी स्थापना अक्टूबर 2021 में हुई थी। और अगर हम बात करें कि उप मंत्री स्तरीय बैठक किस देश के द्वारा की जा रही है, तो उप मंत्री स्तरीय बैठक जो है वो UAE के द्वारा की जा रही है। UAE के द्वारा की जा रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप नोट करेंगे, ये भी आप देखेंगे। उसके बाद हम अपने 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। किस राज्य ने ग्रीन बजट पेश किया है? तो अभी 1 मार्च को किसने पेश किया है भाई? तो ये आप बताइए और मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देता हूँ। मैं आपको देखूंगा कि आप इसको पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। 1 मार्च को ग्रीन बजट पेश हुआ है, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री से आप पकड़ लेंगे। मुख्यमंत्री है शिवराज चौहान। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज चौहान। राज्यपाल भी बता दें, सारी जानकारी आपको दें। राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। और अगर मैं बात करूं वित्त मंत्री, क्योंकि वित्त मंत्री ने ही पेश किया है ग्रीन बजट, तो वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा। और इन्होंने कहा है कि 12 में क्लास 12th में जो लड़कियां अधिकतम अंक प्राप्त करेंगी उन्हें स्कूटी दी जाएगी। और बहुत सारी योजनाएं हैं। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो बजट की बात करते हैं तो इनका बजट है करोड़ रुपए, ढाई सैकड़ा हजार बजट। इतने करोड़ रुपए का इनका बजट है। ठीक है, ये बात हो गई किस राज्य ने ग्रीन बजट पेश किया है। अब कमेंट बॉक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ राज्य बताना है। क्या बताना है आपको? सिर्फ और सिर्फ आपको राज्य बताना है कि कौन सा राज्य ये है। हमने उस राज्य के बारे में आज आपको सारी जानकारी दे दी है। ठीक है, अब हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह G20 बैठक कहाँ शुरू की गई है? आइए इस प्रश्न को भी देखते हैं। ये प्रश्न आपका नोट हो गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की G20 बैठक जो है वो गुरुग्राम में आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई है? तो ये भाइयों गुरुग्राम में आयोजित की गई है, जिस बैठक को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया है। किसने संबोधित किया है? जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया है। इस प्रश्न को भी आप याद रखिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सब कुछ बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है, यही चेक करना पड़ता है किसी टाइम पर। कभी कभी क्या होता है, क्लास पूरी बन जाती है, टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो है रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। बहुत जल्दी अगर आप लोग प्रयास करेंगे 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचने का प्रयास है, जितनी जल्दी हो जाएगा फिर हम आपको लाइव पढ़ाने का प्रयास किया करेंगे। हम आपको लाइव पढ़ाया करेंगे। इससे आपको एक तो
अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी, बेहतर क्लास मिल जाएगी, साथ ही साथ आप पढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स भी हम दूसरे मोबाइल से चेक करते रहेंगे। कोई समस्या होगी तो आप आवाज़ नहीं आ रही है या कोई दिक्कत है तो आप तुरंत उसको हमें बता देंगे तो वो सुधर जाएगी। ऐसा विचार है। अब आप लोग थोड़ा शेयर करिएगा तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। साथ ही साथ नागरिक लेखा दिवस कहाँ मनाया गया, कब मनाया गया? देखिए, कहाँ मनाया गया का आंसर है नई दिल्ली। कहाँ मनाया गया का आंसर क्या है? नई दिल्ली। ठीक है। और कब मनाया गया का आंसर यहाँ है 1 मार्च। चौथे नंबर का था, 47वें नंबर का था। क्यों मनाया गया? क्योंकि ये एक बहुत अच्छी पहल थी। भारतीय नागरिक लेखा सेवा का गठन 1976 में किया गया था। याद रखेंगे। 1 मार्च को और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस। भेदभाव नहीं करना है, जेंडर गैप को कम करने की प्रयास किया जा रहा है। जेंडर गैप का मतलब है लड़का और लड़कियों की संख्या में समानता होनी चाहिए। इस बात को जेंडर गैप कहते हैं। इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए इसे शून्य भेदभाव दिवस कहा गया है। ये 1 मार्च को है। ये 2014 से मनाया जाता है। 2014 से मनाया जाता है। दिवस याद रखेंगे। अब वो पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस नहीं पूछे जाते हैं। अब जो लेटेस्ट में दिवस मनाए जाते हैं वो पूछे जाते हैं, तो उनको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आज हम कुछ यूपी जीके से संबंधित भी क्वेश्चन कराएंगे, उसके लिए भी आप तैयार रहिए। अब हम बात करते हैं नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। चलिए आपको बता दें, नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम बहुत अजीब है लेकिन फिर भी बताते हैं, बोना टिनुबू। और जो नाइजीरिया देश है ये कहाँ स्थित है? नाइजीरिया दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये बात भी आप याद रखेंगे। तो ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति थे। किसने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर क्वेश्चन है। इसरो ने किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। आपको याद है? तुरंत बताइए। नहीं, सॉरी, 1958 में तो नासा की स्थापना हुई थी। 1969 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। और ये जो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है, ये इस इंजन की सफलता जो है वो 2014 में मिली थी। 6 ही देश हैं जिनके पास ये इंजन है और ये चंद्रयान मिशन के में प्रयोग किया जाएगा। चंद्रयान मिशन में प्रयोग किया जाएगा, ये बात भी आपको याद रखनी है। और अगर मैं बात करूं इसके में फ्यूल की, तो फ्यूल क्या रहेगा? तो वो लिक्विड हाइड्रोजन रहेगा। लिक्विड हाइड्रोजन रहेगा। ऑक्सीजन भी उपस्थित रहेगी। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलती, ये आपको पता होगा। ठीक है। ये था हमारा 9 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को भारत सरकार ने मंजूरी प्रदान करी है। इसका विकास कौन करेगा दोस्तों? तो इसका विकास होगा, वो करेगा NHPC लिमिटेड। कौन विकास करेगा? NHPC लिमिटेड इसका विकास करेगा। कहाँ करेगा? अरुणाचल प्रदेश में करेगा। कहाँ करेगा?
अरुणाचल प्रदेश में करेगा। और अगर मैं पूछूं इसकी लागत क्या होगी, तो इसमें लगभग 1600 करोड़ रुपए निवेश किए। अगर इसकी लागत पूछा जाए, निवेश पूछा जाए, तो 1600 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। और ये एक जल विद्युत परियोजना है, पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ भारत की G20 अध्यक्षता के तहत W20 की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी। W20 का अर्थ है वुमेन की बैठक। वुमेन 20 का आयोजन किया जाएगा। बस ये पूछा है आपसे किस शहर में आयोजित की जाएगी। 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है ये दोस्तों, संभाजी नगर में आयोजित की जाएगी। संभाजी नगर में W20 की बैठक आयोजित होगी। और इसकी अगर शुरुआत पूछी जाए, तो इसकी शुरुआत जो है वो 2015 तुर्की में हुई थी। 2015 तुर्की में इसकी शुरुआत हुई थी। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताने का प्रयास करते हैं इस क्लास में। 1% भी आपको इधर उधर की बातें नहीं बताते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों ये तो मनाया गया 28 फरवरी को। किस लिए मनाया गया ये भी देखते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। सर सीवी रमन जो वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। और उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की पुष्टि की थी। और इसलिए उन्हें 1930 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें अगर याद रखेंगे आप, तो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप जरूर अच्छा कमाल करके दिखाएंगे। क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, मेरा तुम यकीन करो। ना यकीन हो तो प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं इसकी थीम की, तो कुछ चीज़ें आप लिख लीजिए। अगर सारी चीज़ें हम बोल के बताएंगे तो आपको याद नहीं रहेंगी, ये तो हम जानते हैं। तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देते हैं, नोट कर देते हैं। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। खास बात दोस्तों क्या है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, जरा आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी शुरुआत जो की गई, इसकी थीम क्या है, सबसे पहले लिखिए। इसकी थीम है वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान, ये इसकी थीम है दोस्तों। और इसकी जो शुरुआत की गई वो 28 फरवरी 1987 से की गई। 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की पुष्टि हुई। और 1930 में इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोट लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न था, काफी हमने आपको जानकारी देने का बहुत अच्छे से प्रयास किया है। पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया दोस्तों, ये क्वेश्चन आप याद रखना, जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे। रणवीर सिंह को बनाया गया है। और आइए कुछ एक दो और ब्रांड एम्बेसडर को देख लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। जिनको नहीं याद होगा, नए हैं, वो लिख लेंगे। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सौरभ गांगुली जी को। ठीक है। हीरो मोटो कार के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राम
चरण को। ये सब दोस्तों कौन है? ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। और आपको फुटवेयर के बताते हैं ब्रांड एम्बेसडर, तो अजय देवगन को बनाया गया है फुटवेयर के ब्रांड एम्बेसडर। कितना बेहतरीन प्रश्न था और आपने बहुत अच्छे से देखा है। ये दोस्तों 12, 13, फिर 14, 15, 16 प्रश्न थे। टाइपिंग एरर हो गई है। ये 14वां प्रश्न है और ये 15 क्वेश्चन। मैं खुद सोच रहा था, हैरान था कि आज जगह कैसे कम पड़ गई। ये 16 प्रश्न, 15 के बजाय आज 16 हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, टीचर भी आपसे कम प्रश्न बताकर ज़्यादा प्रश्न पढ़ा देता है। दोस्तों जैसे क्लास शुरू होती है मैं रोज कहता हूँ कि 15 प्रश्न बस पढ़ने हैं, तो जो विद्यार्थी नए हैं वो कहते हैं चलो पढ़ लेते हैं, 15 क्वेश्चन हैं। लेकिन जो पुराने हैं उनको मालूम है 15 क्वेश्चन बताकर 50 से 60 प्रश्न हम आपको पढ़ा देते हैं। जैसे बचपन में हमारे घर में मम्मी थी तो वो कहती थी कि बेटा बस 2 रोटी हैं, ये खा लो, और जब अपने आप खिलाती थी तब 2 रोटी के बजाय वो 6 रोटी खिला देती थी। हमें पता ही नहीं चलता था कि हम कितनी रोटी खा गए हैं। कहीं कहानी सुनकर, कहीं गाने देखकर, पिक्चर देखकर, कुछ भी करके इधर उधर से खेल खेल में खाना खिला दिया जाता था। और आज वो बचपन पता नहीं कहाँ चला गया है। आज खेल खेल में नहीं, आज तो बस जाओ, भूख लगी है, बहुत तेल लगी है, खाना दो, खाना खाना है। ऐसे तो कभी बचपन में मांगना ही नहीं पड़ा। भूख लगने से पहले ही खाना मिल जाता था। हमें भूख कब लगी हमको पता ही नहीं चलता था। कितने बड़े हो गए आज। बहुत सारे विद्यार्थी रूम लेकर किराए से रह रहे हैं। बताइए, घर में जो गिलास उठाकर पानी नहीं पीता था आज वो बर्तन मांजकर खाना बनाकर खा रहा है, तो ये तपस्या ही तो है। और अगर इतनी तपस्या आप कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी मेरी बात मान जाइए, थोड़ी मेहनत और कर लीजिए, टेस्ट अच्छे से दे दीजिए, रेगुलर क्लास कर लीजिए, अच्छी पढ़ाई कर लीजिए, सफल हो जाइए। सब दुनिया तुम्हें पूछेगी, इज्जत देगी, और वो जो माँ बाप का जो कर्ज है वो उसे सम्मान के रूप में मिलेगा और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बस उसकी क्या वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। वैल्यूएशन को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। आप सफल हो जाएंगे, उस दिन आपके माता पिता आपसे हजारों गुना ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आपके लिए तो महज ये एक रिजल्ट होता है कि इस बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा। लेकिन उनके कलेजे से पूछो, उनके हृदय से पूछो कि कितनी वेदना उनको झेलनी पड़ती है जब उन्हें पता चलता है कि हमारे लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है। जो लोग दुनिया देखते हैं वो वास्तविकता में जीते हैं, जो नहीं देखते हैं वो सपनों की दुनिया में रहते हैं। सपनों में और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है। थोड़ा सा समय जरूर लगा, लेकिन आपको समझाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे मालूम है अगर आप यहाँ तक क्लास देख रहे हैं तो आप में सफल होने की इच्छा बहुत ही तीव्र है। बस लगे रहिए, हार नहीं माननी है। ये था हमारा कुछ ये कौन सा था, 13 नंबर क्वेश्चन था, उसके कुछ ब्रांड एम्बेसडर थे, वे हमने आपको बता दिए हैं। अभी अभी 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन पूछा गया है उद्घाटन कहाँ किया गया, तो दोस्तों उद्घाटन तो किया गया बलिया उत्तर प्रदेश में। बागी बलिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, किसी को मालूम हो तो बताए। बलिया उत्तर प्रदेश में हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। कौन है? नितिन गडकरी जी। इन्होंने 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है 6500 करोड़ रुपए की लागत से। के निवेश कहा जा रहा है कि इससे एल की ओर से पटना की दूरी मात्र 4.5 घंटे रह जाएगी। 4.5 घंटे रह
अच्छा प्रश्न है, अच्छी योजना है। अच्छी सड़क होना बहुत जरूरी है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में सड़क का बहुत योगदान रहता है। आपने सुना होगा कि ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब शुरू की गई। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, आप हमको बताइए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की? उससे हमारे देश का बहुत ही तीव्र गति से विकास हुआ। अगर अच्छी सड़कें नहीं होंगी तो फिर यातायात में बहुत दुविधा उत्पन्न होगी। आपको याद होगा आसपास का बहराइच मार्ग कितना ज़्यादा खराब था, इतने गड्ढे थे, बारिश में दोस्तों सब गड्ढों में पानी भर जाता था। लेकिन अभी रोड बन गई है तो सब चकाचक बढ़िया आराम से आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नासा के विज्ञान प्रमुख किसे बनाया गया है? आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। नासा के बारे में भी जानते हैं कुछ। नासा जो है वो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। किसकी एजेंसी है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। कोई विद्यार्थी हमें रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में बताए। अभी रूस ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए यात्रियों को भेजने के लिए एक योजना शुरू की है। नासा की दोस्तों स्थापना हमने अभी थोड़ी देर पहले बता दी थी, 1958 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, ये भी याद रखेंगे। और इसके जो विज्ञान प्रमुख हैं ये याद रखना है नासा के बारे में। निकोला फॉक्स, निकोला फॉक्स है, याद रखेंगे, बहुत अच्छी बात रहेगी। मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा है, सिरकिला दर्रा है, बहुत फेमस दर्रे हैं। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश जो है वो मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य है। अब वो बात याद थी, तुरंत भूल गए, क्या किया जाए, भूलने वाली बीमारी बहुत कठिन है। हर विद्यार्थी यही पूछता है, सब भूल जाते हैं। भूलने का सिर्फ एक ही मात्र इलाज है, रिवीजन। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। अब हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताने का वादा किए थे, चलिए आपको हम कुछ और बताते हैं। देखिए मुलेठी जो है उसका इस्तेमाल दवाइयों में किया जाता है और इसका मसालों में भी बहुत उपयोग किया जाता है। मुलेठी जो है अभी तक हम लोग आयात करते थे चीन से, अफगानिस्तान और नेपाल से। अब मुलेठी जो है हमारे देश में खेती की जाएगी तो बहुत आसान रहेगा। हम उत्तर प्रदेश के कुछ महोत्सव के बारे में आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव जल्दी जल्दी देखेंगे फटाफट, टाइम बहुत हो जाएगा तो आपको भी बोरियत लगेगी। बता देते हैं, चलिए जल्दी जल्दी बता देते हैं आपको। ओरली बता देंगे ये तो, लेकिन ओरली आप लिख कैसे पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। आइए आपको बताते हैं। आयुर्वेद महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव ये दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? झांसी में। कंपिल महोत्सव ये फर्रुखाबाद में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। राम बारात उत्सव आगरा में। गंगा महोत्सव बनारस में। काशी है ना, बनारस में। कबीर महोत्सव मगहर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कबीर महोत्सव मगहर में। सोन उत्सव सोनभद्र में। कजली महोत्सव का मनाया जाता है मिर्जापुर। मिर्जापुर की गद्दी याद हो गया होगा आपको। कल्की महोत्सव संभव।
ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट महोत्सव, बौद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बौद्ध महोत्सव और बुद्ध महोत्सव में अंतर है। बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है कौशाम्बी में, नहीं, कुशीनगर और श्रावस्ती, 2 जगह ये मनाया जाता है। बुद्ध महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है सारनाथ में, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और आपको बता दें काला चावल महोत्सव है ना, काला चावल, काला नमक महोत्सव सिद्धार्थनगर, सुनहरी महोत्सव गोरखपुर, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी। ये दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट महोत्सव थे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव थे, इसलिए हमने आपको पढ़ा दिया है। अब आपने लिखा है नहीं लिखा, याद रखेंगे नहीं याद रखेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। हम आपसे बस इतना कहेंगे कि आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। सफलता कहाँ जाएगी अगर नहीं मिलेगी तो उसे तो मिलना ही पड़ेगा। इन्हीं प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी करते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपने पूरी क्लास पढ़ी है, देखा है, समझा है, बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।